हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो एक बार ये देख लीजिए, यूजीसी नेट जेआरएफ नेट परीक्षा जुलाई 2018 का है ये। और हिंदुस्तानी संगीत वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न पत्र का ये हल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राग वक्र संपूर्ण राग है? ए गौड़ सारंग, बी यमन, सी पूरिया कल्याण या डी बिलावल। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसका सही आंसर है ए गौड़ सारंग। ठीक है, ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ये बीच में ओपन हो जाता, तो ए है इसका गौड़ सारंग। चलो इसको हम रीड कर लेते हैं। गौड़ सारंग वक्र संपूर्ण जाति का राग है। गौड़ सारंग कल्याण ठाट का राग है। वादी स्वर ग और संवादी ध, न्यास के स्वर सा ग प, गायन समय मध्यांतर है। इस राग में प रे की संगति अधिक होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अभी आपको स्वर संगति एक दे रखी है, तीव्र म प ध नी ध प ग म रे सा। स्वरावली किस राग को दर्शाती है? ए श्री, बी रामकली, सी पूर्वी या डी जोग कोश। इसका सही आंसर है बी रामकली। इसका सही आंसर होगा। और क्यों होगा ये देखिए, म प ध नी ध प ग म रे सा। और स्वरावली रामकली राग का है। रामकली राग भैरव ठाट का राग है। जाति इसकी सा और ऊपर का सा, मतलब कि तार सप्तक का सा, वादी प, संवादी सा, न्यास के स्वर सा प, गायन समय दिन का प्रथम प्रहर है। संप्रकृति राग भैरव है। यह प्रातकालीन सिंधी प्रकाश राग है। ठीक है, रामकली। ये भी याद रखना कि ये जो राग है ये सिंधी प्रकाश राग भी है, प्रात सिंधी प्रकाश राग भी है जो ये रामकली है। ठीक है, और ये इसका ठाट जो है वो भैरव है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये अभिकथन दिया हुआ है, विभिन्न सूत्र ए है जो विभिन्न सूत्र से प्राप्त उद्धरणों को शोध लेखन में शब्दाश सम्मिलित किया जा सकता है। कारण आर, किसी पुस्तक के लंबे अंश में से शोधार्थी यदि केवल कुछ पंक्तियों को ही उद्धृत करना चाहता है तो वह मूल अंश के बीच के कुछ भाग छोड़ भी सकता है। तो और इसका जो है ये देखिए, ए सही है परंतु आर गलत है। बी का ए तथा आर दोनों सही है। सी ए गलत है और आर सही है। डी ए तथा आर दोनों गलत है। ठीक है, आपको एक और क्वेश्चन मैं फिर से दिखा देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है, ए तथा आर दोनों ही सही है। विभिन्न सूत्रों से प्राप्त
उदाहरणों को शोध लेखन शब्दों सम्मिलित किया जा सकता है? तो हाँ, किसी पुस्तक के लंबे अंश में से शोधार्थी यदि केवल कुछ पंक्तियों को ही उद्धृत करना चाहता है तो वह मूल अंश के बीच के कुछ भाग छोड़ भी सकता है। बिल्कुल हाँ, दोनों ही इसका सही तर्क है। अब ये चेक करो, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, शोध सारांश हेतु निम्नलिखित में से किन अव्यकों का होना आवश्यक है? ए, विषय पर संक्षिप्त कथन, बी, आधार सामग्री संग्रहण हेतु उपयोग की गई कार्य पद्धति का संक्षिप्त विवरण, या सी, संदर्भ ग्रंथ सूची, या डी, परिशिष्ट अध्ययन के निष्कर्ष का घनीभूत सार। और इसका ऑप्शन मैं बता देता हूं आपको। ये देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर है सी, विषय पर संक्षिप्त कथन, आधार सामग्री संग्रह हेतु उपयोग की गई कार्य पद्धति का संक्षिप्त विवरण, अध्ययन के निष्कर्ष का घनीभूत सार है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम छोटा कर देते हैं थोड़ा। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये सूची 1 और सूची 2 दी गई है काफी, उसके बाद खमाज, फिर अड़ाना, फिर बाहर, और ये उसका स्वर संगति दी गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी किसको होगी, तो आप देख के बताइए। इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है ए। अब देखते हैं कैसे। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसे। ठीक है, छोटा करना पड़ेगा। आपको चारों दिख रहा होगा। अब देखिए, जो काफी है वो म प ग रे, रे ग म ग रे सा, इसका ये होगा। खमाज का ये है, इसका ए। ठीक है, ए का 2 होगा। ठीक है, और बी का 1 होगा, सी का 4 होगा, और डी का 3 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रही है। पीडीएफ में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसमें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेल राग वर्गीकरण की अवधारणा किस युग में अस्तित्व में आई? ए वैदिक, बी प्राचीन, सी मध्य, डी आधुनिक। तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, और कैसे, इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मेल राग वर्गीकरण मध्यकाल युग से माना जाता है। मेल राग वर्गीकरण दक्षिणी संगीती पद्धति की उपज है। ठीक है, विजय नगर के मंत्री
माधवाचार्य को इस वर्गीकरण का जनक माना जाता है। ये भी एक क्वेश्चन ही हो गया कि विजयनगर के मंत्री माधवाचार्य को इस वर्गीकरण का जनक माना जाता है। थाट शब्द का उपयोग तंत्री वाद्यों के लिए ही है। मध्यकाल में सामान्य रूप से शास्त्रकारों ने मेल शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार माधवाचार्य ने 15 मेल गाने तथा 50 रागों को वर्गीकृत किया। ठीक है, इसका जो आंसर है सी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्गंधार वे काकली निषाद से युक्त मूर्छना को कहते हैं। ए सतारा, बी संकाकली, सी साधारणीकृता या डी प्रस्तार। तो इसका सही आंसर है सी साधारणीकृता। ठीक है, आओ थोड़ा सा इसे पढ़ते हैं। अंतर्गंधार वे काकली निषाद से युक्त मूर्छना को साधारणकृता कहते हैं। ठीक है, अंतर्गंधार जो होती है और काकली निषाद से युक्त मूर्छना को क्या कहते हैं, कहेंगे साधारणीकृता कहते हैं। भरत मुनि ने 2 विकृत स्वर माने हैं, अंतर्गंधार और काकली निषाद। इसके अतिरिक्त भरत ने सारणा का वर्णन किया है। 2 ग्राम 14 मूर्छना तथा 18 प्रकार की जातियों का वर्णन भी महर्षि भरत ने किया। भरत ने 4 गीतियों, रस तथा चित्रा, मतकोकिला आदि वीणाओं का वर्णन किया है। वृंदावन के लिए कुपुत शब्द का प्रयोग भी भरत ने किया है। किसके लिए? वृंदावन के लिए भी कुपुत शब्द का कुतुब शब्द का किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा है कि इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी हो रहा है चीजें, तो आपको अच्छा भी लग रहा होगा, मुझे उम्मीद है। तो हमने कहां तक लिए? 7 तक कर लिए हमने। पे चलते हैं हम। मेल के थोड़ा सा इसे हम और छोटा करते हैं, अब सही है ये। मेल के समानार्थ शब्दों को इंगित कीजिए। ए ठाट, बी संस्थान, सी मुकाम या डी ठाट। ये थोड़ा सा शोर आ रहा है, अब उसके लिए आपको लग रहा होगा। ए, इसके ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए हैं, ए तथा सी, बी का बी, डी, सी का ए, सी डी, डी का ए बी सी ए। इसका सही आंसर है डी, ए बी सी, उसके बाद ए। ये देखिए इसका आंसर ये होगा। सर यार, ये बहुत प्रॉब्लम होती है जब इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है। मेल के समर्थ शब्द हैं ठाट, संस्थान, मुकाम। ठाट का अर्थ है एक जगह राग एकत्रित होकर वर्गीकृत होते हैं। पंडित भारतखंडे जी ने ठाट पद्धति को व्यवस्थित किया तथा 32 ठाटों को गणित द्वारा प्रकाशित किया। 32 ठाटों में से 10 ठाट ही मुख्य माने जाते हैं। बिलावल, खमाज, काफी, भैरव, आसावरी, भैरवी, कल्याण, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है?
डी है इसका सही आंसर। भरत के षडज ग्राम से कौन सा स्वर संवाद प्राप्त नहीं होता? साप, बी साम, सी रेपा या डी गनी? तो आपका सही आंसर है सी रेपा नहीं प्राप्त होता। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं अब। भरत के षडज ग्राम से रेपा स्वर संवाद प्राप्त नहीं होता है। षडज ग्राम में सप्त स्वर क्रमशः 4-3-2 4-4-3-2 श्रुतियों के होते हैं। इन 7 शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त 2 विकृत स्वर भी ग्राम में आते हैं। वीणा के तार पर षडज ग्राम की स्वरावली प्राप्त करने के लिए 3 स्वर संवादों की ओर ध्यान रखना आवश्यक है। ये स्वर संवाद है षडज पंचम, षडज मध्यम तथा षडज अंतर्गंधार। षडज ग्राम के लिए एक वीणा लेनी पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ठाट राग जोड़ी सही नहीं है? सुहा कान्हड़ा काफी, बी नायकी कान्हड़ा काफी, सी सुघराई कान्हड़ा काफी या डी दरबारी कान्हड़ा काफी? तो आपका सही आंसर है डी दरबारी कान्हा काफी। ये सही नहीं है। ठीक है, डी। ठीक है, दरबारी कान्हड़ा काफी ठाट राग जोड़ी सही नहीं है। दरबारी कान्हड़ा आसावरी ठाट का राग है। जाति इसकी वक्र संपूर्ण है। वादी रे संवादी प न्यास के स्वर सारे प गायन समय मध्य रात्रि संप्रकृति राग अड़ाना है। इस राग में ग अति कोमल प्रयोग होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अब आपको आंसर नहीं दिख रहे होंगे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। पहले कुछ आंसर आपको दिख गए। कल्याण मेल जन्य दोनों मध्यम युक्त रागों में विवादी स्वर के नाते कोमल नी का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? ए आरोह, बी अवरोह, सी आरोह अवरोह दोनों में या डी केवल मंद्र सप्तक में? तो इसका सही आंसर है बी होगा इसका अवरोह। देखते हैं कैसे होगा। कल्याण मेल जन्य दोनों मध्यम युक्त रागों में विवादी स्वर के नाते कोमल नी का प्रयोग अवरोह में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। भारत खंडे के अनुसार वह कौन सा स्वर है जो कि वर्तमान संगीत में वादी के रूप में दिखाई नहीं देता है? ए रे, बी ग, सी ध या डी नी?
ये मैं क्षमा चाहता हूं। भी ऐसे कुछ होता है तो क्वेश्चन ये था, ये रहा। तो इसका सही आंसर है नी। ठीक है। भारतखंडे के अनुसार नी को वर्तमान समय में वादी स्वर नहीं माना जाता है। वादी स्वर के नाते सा रे ग म प स्वर का प्रयोग किया जाता है। नी किसी भी राग का वादी स्वर नहीं हो सकता है, परंतु संवादी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 13। वर्ड में होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बंदिश किसी भी एक पंक्ति अथवा खंड में शब्द और मात्राओं को यथावृत रखते हुए उसे स्वर भिन्नता से प्रयुक्त करने को कहते हैं। ए प्रतिग्रहणिका अलाप्ति, बी रूपक भंजनी अलाप्ति, सी चित स्वर भंजनी अलाप्ति, या डी स्थाय भजनी अलाप्ति। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया है। चलो ऑप्शन की ओर चलते हैं, मतलब कि आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। कैसे, ये देखिए। बंदिश की पंक्ति अथवा खंड में शब्दों और मात्राओं को स्थान भंजनी अलाप्ति कहते हैं। स्थाई में सा का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। स्थाई का आलाप मध्य तथा मंद्र सप्तक की तरफ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। द्युदर्ध के पूर्व के स्वरों में स्वर समूह के उच्चारण को कहते हैं। ए प्रथम स्वर स्थान, बी द्वितीय स्वर स्थान, सी तृतीय स्वर स्थान, या डी चतुर्थ स्वर स्थान। तो आपका सही आंसर है ए। तो एक्सप्लेन करते हैं ए क्यों है। द्विरार्ध के पूर्व के स्वरों में प्रथम स्वर स्थान स्वर समूहों का उच्चारण होता है। स्वर स्थान नियम आलाप गायन के अंतर्गत प्राचीन समय के कुछ नियम निश्चित किए गए थे। इन नियमों को स्वर स्थान नियम कहते हैं। स्वर स्थान नियमों के अंतर्गत संपूर्ण राग क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया था। संगीत रत्नाकर के अनुसार अंश स्वर पर ही समस्त राग निर्भर करता है। इसी अंश स्वर को स्थाई स्वर भी कहा जाता है। स्थाई स्वर से चौथा स्वर डैश स्वर कहलाता है। ठीक है। तो यही है स्वर स्थान का नियम। आगे क्वेश्चन नंबर 15। केदार कामोद वे छाया नट के अंतरे में वह कौन सी स्वरावली है जो सभी में समान रूप से प्रयुक्त की जाती है। और ऑप्शन दिए हुए ए पध नि सा रे सा, बी मध पनी रे सा, सी प सा सा रे सा, डी प नी रे सा। तार सप्तक, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक सब आप इसमें देखना। तो आपका सही आंसर है सी। ठीक है। पापा सा सारे सा ये की जाती है। अब क्यों, इसका आंसर ये रहा। क्योंकि बहुत लोग ना पूछते हैं ऐसा
कि जो कोई क्वेश्चन होता है और उसके बारे में पूछते हैं ऐसा क्यों, लेकिन आंसर तो है ठीक है, लेकिन वो आंसर क्यों है। तो केदार कामोद छायानट के अंतरे में प सा सारे सा की स्वर वाली समान रूप से प्रयुक्त होती है, स्वरावली समान रूप से प्राप्त होती है। केदार कल्याण ठाट का राग है, जाति औड़व साड़व वादी म संवादी सा न्यास के स्वर सा म प गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर संप्रति राग कामोद है। छायानट कल्याण ठाट का है, राग जाति इसकी संपूर्ण है, वादी प संवादी रे न्यास के स्वर प रे सा है, संप्रकृति राग है, कामोद गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर, कामोद कल्याण ठाट का राग है, जाति वक्र सा वादी प संवादी रे न्यास के जाति इसका वक्र संपूर्ण है, ठीक है, कामोद का वक्र संपूर्ण है, वादी प है संवादी रे है न्यास के स्वर है सारे प गायन समय है इसका रात्रि का, रात्रि ये लिखा हुआ है गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है, संप्रति राग कौन है हमीर, ठीक है। तो आगे चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 16। पश्चात संगीत की सिंपल क्वाड्रूपल ताल किस हिंदुस्तानी ताल के समान है। ए एक ताल, बी त्रिताल, सी झपताल या डी झुमरा। तो आपका सही आंसर है बी, त्रिताल के समान है। ये जो ताल है त्रिताल के समान है। पश्चात संगीत की सिंपल क्वाड्रूपल ताल हिंदुस्तानी त्रिताल के समान है। प्रत्येक बार में जब चार चार स्वर होते हैं तो उसे क्वाड्रपल कहा जाता है। मतलब कि प्रत्येक बार में, मतलब कि प्रत्येक विभाग में अगर चार चार स्वर होते हैं तो उसे सिंपल क्वाड्रूपल ताल कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। पहले है ए का ग्वालियर दिल्ली जयपुर आगरा, इसका ऑप्शन है। बाल कृष्ण बुआ, रोशन आरा बेगम, मलिंगार्जुन मसूर, विलायत हुसैन। एक तरफ उनका घराना दिया हुआ है, एक तरफ उनका नाम दिया हुआ है, आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन में ये होता है कि अगर आपको एक भी क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर सही हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, जो ये बी है ये आपको देखना जरूरी है। रोशन आरा बेगम दिल्ली घराने से संबंधित नहीं है। रोशन आरा बेगम किराना घराने से संबंधित हैं। किराना घराने के अन्य कलाकार उफ अब्दुल करीम खां, सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू, गंगूबाई हंगल, उफ रजब अली, उस्ताद अमीर खां, हीराबाई बड़ोत्कर, पंडित भीमसेन जोशी आदि हैं। सॉरी, मैं उफ कह रहा था, ये उस्ताद है। उस्ताद अब्दुल करीम खां, सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू, गंगूबाई हंगल, ठीक है, उस्ताद रजब अली, उस्ताद अमीर खां, हीराबाई बड़ोत्कर, पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, तो ये दिल्ली घराने की रोशन आरा नहीं है, वो किराना घराने की है। तो ये 17वां क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में काफी ठाट जन्य रागों को कितने रागांकों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। ए 4, बी 3,
सी 5 या डी 2? तो आपका सही आंसर है आपका सही आंसर है सी। हिंदुस्तानी संगीत में काफी ठाट जन्य रागों को 5 रागांकों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। रागांक राग वर्गीकरण का जनक नारायण मोरेश्वर खेरे को माना गया है। नारायण ये जो है नारायण मोरेश्वर खेरे, इनकी पूरी जीवनी मैंने डाल रखी है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इनकी जीवनी मैंने डाल रखी है, तो वहां से आप पूरा उनका जीवन परिचय, उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे क्या किया है, तो सारा उनका है। तो रागांक का अर्थ है ऐसा स्वर समूह जो किसी राग को विशेषता प्रदान करता है। रागांक की संख्या 30 मानी गई है, 30 है वैसे टोटल। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में तोड़ी ठाट के राग कौन से हैं? विलासखानी तोड़ी, बी गुजरी तोड़ी, सी मियां की तोड़ी या डी भोपाली तोड़ी? इसमें आपको यह बताना है कि तोड़ी ठाट जो है के राग कौन से हैं, और ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। ए बी, डी बी बी सी डी, सी ए डी या डी बी सी? तो आपका सही आंसर है डी। आपको आवाज आ रही होगी, और आंसर इसका डी है। बी और सी, गुजरी तोड़ी और मियां की तोड़ी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब मियां की तोड़ी और गुजरी तोड़ी दोनों राग तोड़ी ठाट का राग है। गुजरी तोड़ी और मियां की तोड़ी, राग तोड़ी ठाट का है। मियां की तोड़ी ये जो है गुजरी तोड़ी ठाट का राग है। जाति साड़व साड़व वादी ध संवादी रे दोनों कोमल है, और इसके आरोह तथा अवरोह में पवर्जित है। न्यास के स्वर धरे वो भी कोमल। गायन समय दिन का दूसरा प्रहर संप्रकृति राग तोड़ी है। अब क्वेश्चन नंबर 20, अपार संस्थाय संचार से अभिप्राय है ए स्थाई तथा अंतरा, बी प्रतिध्वनि, सी देसी संगीत या डी गायन का गुण, गायक का गुण? आज के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आपको लग रहे होंगे, क्योंकि है भी। और अगर मैं ज्यादा स्पीड से मैं करवा रहा हूं तो मुझे आप सब कमेंट करके बताना कि ज्यादा स्पीड करके आप बता रहे हो, तो मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा। मुझे लग रहा है कि ज्यादा स्पीड से है या बहुत ज्यादा स्लो है, मीडियम है। तो इसका सही आंसर है डी, गायक का गुण। अपार
स्थायी संचार से अभिप्राय गायक का गुण से है। ठीक है। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा राग बिलावल ठाट से नहीं है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन सही है। हाँ, ये मतलब कि टीजीटी लेवल का है। ए केदार, बी बिहाग, सी भूपाली या डी रामकली? तो सही आंसर है इसका बी, बिहाग जो है वो बिलावल ठाट का नहीं है। सॉरी, बिलावल जो है वो बिहाग से ही है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। बिहाग बिलावल ठाट का राग है। जाति औड़व संपूर्ण, वादी ग संवादी नी, ये है ना लिखा हुआ, देखो ये तो ये औड़व है, ये संपूर्ण है। ठीक है। वादी ग संवादी नी, न्यास के स्वर गपनी, गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर है। एक चीज और मैं बता दूं, बिलावल ठाट का तो है, लेकिन इसमें अगर म आप तीव्र म ज्यादा लगाते हैं तो ये कल्याण ठाट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। मत कोकिला वीणा में तारों की संख्या कितनी है? सॉरी, कितनी थी? ए 7, बी 9, सी 20 या डी 21। आज आपको अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करके बताया है कि हर आंसर जो है उसके बारे में। तो इसका आंसर है डी 21 है, ये आपको पता भी होगा। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मत कोकिला वीणा में तारों की संख्या 21 मानी गई है। मत कोकिला वीणा का सर्वप्रथम उल्लेख संगीत रत्नाकर में प्राप्त होता है। इस वीणा को महती वीणा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार इस वीणा में 21 तंत्रियां होती थी तथा नकुल, त्रितंत्री, चित्रा एवं विपरी वीणाओं में इसका मुख्य स्थान था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21, मियां अचप्पल किस घराने के संस्थापक माने जाते हैं? ए दिल्ली घराना, बी जयपुर घराना, सी भिंडी बाजार घराना या डी मेवाती घराना? तो आपका सही आंसर है ए। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो मियां अचप्पल हैं वो दिल्ली घराने से माने जाते हैं। ठीक है। मियां अचप्पल को दिल्ली घराने का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। इनको जो दिल्ली घराने का, तो इन्हें संस्थापक ही माना जाता है। मियां अचप्पल का नाम गुलाम हुसैन को माना जाता है। ठीक है। मियां अचप्पल का नाम गुलाम हुसैन को माना जाता है। ठीक है। इसका विकास मुगल दरबार में हुआ। दिल्ली घराने का संबंध मुख्य रूप से सारंगियों से होने के कारण इसमें सूत, मीड़, गमक, हलक आदि का काम विशेष रूप से विलंबित लय में होता है। दिल्ली घराने के कलाकारों में उस्ताद चांद खां, उस्ताद उस्मान खां, संगीत खां, बुद्धू खां, नसीर अहमद, जहूर अहमद, सम्मत खां, मम्मद खां आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 24,
फकीरा उल्लाह द्वारा लिखित राग दर्पण किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ए मान कुतूहल, बी राग तरंगिणी, सी बृहदेशी या डी राग विबोध। राग विरोध यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आई थिंक राग विबोध होना चाहिए। तो जो भी है पढ़िए, बताइए। इसका सही आंसर है ए। ठीक है, और जो इन्होंने अनुवाद किया है, फारसी में अनुवाद किया है इन्होंने, और वह है मान कुतूहल। ठीक है, तो ये किसका अनुवाद है? मान कुतूहल का। कैसे? फकीर उल्लाह द्वारा लिखित राग दर्पण ग्रंथ का फारसी अनुवाद मान कुतूहल को माना गया है। मान कुतूहल ग्रंथ की रचना मानसिंह तोमर ने की थी। इस ग्रंथ में अनेक रागों को लिपिबद्ध करके लिखा गया है। इसमें ध्रुपद गीतों का प्रचार भी राजा मानसिंह ने किया तथा प्राचीन शास्त्रीय परंपराओं को नष्ट नहीं होने दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। नहीं सॉरी, हमने कहां तक पढ़ लिया था? क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने कर लिया था। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। नगमाते ए आसफी मूल ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अरबी, डी फारसी। आज आपको ज्यादा क्लीन थोड़ा सा दिखाई देता होगा ना, थोड़ा ज्यादा ही क्लीन है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो आपका सही आंसर है डी। ये जो लिखा गया है ग्रंथ, वो फारसी में लिखा गया है। अब चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। नगमाते ए आसफी मूल ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ को मोहम्मद रज्जा ने 1813 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, लिखा था। इन्होंने पूर्व प्रचलित राग रागनी पद्धति का संशोधन करके अपना एक नवीन मत चलाया, जिसमें 6 राग की 36 रागनियां मानकर उनका नए ढंग से विभाजन किया। नगमाते आस्की ने सर्वप्रथम बिलावल को शुद्ध ठाट माना था। नाट नहीं होगा, ठाट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। आज थोड़ा सा शोर ज्यादा हो रहा था, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। हमारा टेलीग्राम जो है वो है ऑल म्यूजिक एग्जाम। ठीक है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन अगर नहीं आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। नहीं आ रही तो यहाँ से आप जुड़ जाइए, यहाँ पे भी मैं डाल दिया करता हूँ। या फेसबुक से जुड़ जाइए, हमारे सिंगर महेश राय के नाम से फेसबुक है, महेश राय के नाम से है, MAHESH महेश RAI। ठीक है, महेश राय के नाम से फेसबुक है, वहां से भी जुड़ जाइए। वहां पे भी मैं अपने
सिंगर महेश राय के नाम से डालेंगे तो वो पेज है सिंगर महेश राय, है ना। 2 मिनट, महेश राय, ठीक है, RAI, ठीक है। तो इसके नाम से है मेरा पेज, तो वहां से जुड़ जाइए, वहां पे भी मैं अपडेट कर देता हूँ। और बाकी टेलीग्राम से तो जुड़ ही जाइए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से जाके आप सीधे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, वैकेंसी आने वाली है, अब देखते हैं कब आती है। ये नेट के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। और ये थोड़ा सा एक नए तरीके से मैंने स्टार्ट किया है जिससे आपको सुविधा हो, और जो ऑप्शन है उसका जो सही आंसर है वो कैसे है, क्यों है, और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, तो जिससे आपको आसानी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट भी कीजिए, कोई क्वेश्चन है वो भी पूछिए, और शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।